की तरफ से लिस्ट उम्मीदवारों की जारी की जा रही है और इसी कड़ी में आज बीजेपी की तरफ से 2 लिस्ट जारी की गई है। जबकि देखिए शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को लेकर भी लगातार विवाद है और शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को लालू प्रसाद ने सिवान के रघुनाथ सीट से उम्मीदवार बनाया है, जिसको लेकर बीजेपी ने आरजेडी पर बड़ा हमला किया। बीजेपी ने सवाल उठाया कि क्या आरजेडी के लोग बिहार में फिर से आतंक का राज कायम करना चाहते हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद सियासी चाल को विस्तार से समझाएंगे। ये तस्वीर देखिए, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के हाथों पार्टी का सिंबल लेते ये हैं ओसामा शहाब। ओसामा शहाब यानी सिवान के सांसद रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे। लालू प्रसाद ने ओसामा शहाब को सिवान के रघुनाथपुर सीट से आरजेडी का उम्मीदवार बनाया है, जिसको लेकर बीजेपी ने आरजेडी पर बहुत बड़ा हमला बोला है। पहला टिकट आपने उनके पुत्र को दिया है। बिहार भूला नहीं है, बिहार कभी भूलेगा नहीं जो आतंक शहाबुद्दीन का था। हमें आज भी याद है ट्रिपल मर्डर केस हो, हमें आज भी याद है सीपीआईएमएल के छोटेलाल गुप्ता की हत्या हो, हमें आज भी याद है, हमारी रूह कांप उठती है। वो खौफ जो शहाबुद्दीन का था, एसिड में नहला दिया गया था। आज भी हमारी आवाज मंद हो जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो हत्या का, जो खौफ का आतंक था, उनके पुत्र को टिकट देकर के राष्ट्रीय जनता दल लालू जी क्या सिद्ध करना चाहते हैं। बीजेपी ने सवाल किया है कि लालू प्रसाद और उनकी पार्टी क्या संदेश देना चाहते हैं। आप बिहार में भी वही डर लाना चाहते हैं? क्या शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देकर नया बिहार बनाने की बात कह रहे हैं? तो क्या संदेश दे रहे हैं आप? बिहार में उसी खौफ को लाना चाहते हैं? जब शहाबुद्दीन साहब के ऊपर पूरा लालू प्रसाद का हाथ होता था तो सिवान में क्या पत्रकार, क्या आम आदमी घुसना मुश्किल था, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सभी मारे जाते थे। हम सभी जानते हैं, हम लोग कितनी बार गए थे सिवान जांच करने के लिए। शहाबुद्दीन एक ऐसा नाम जो बिहार की राजनीति के अपराधीकरण का पर्याय बन चुका था और अपराध के मुद्दे पर लालू परिवार का 15 साल पुराना शासन खत्म हो चुका था, क्योंकि एक वक्त कहा जाता था कि लालू के बिना शहाबुद्दीन नहीं और शहाबुद्दीन के बिना लालू नहीं। वक्त ने करवट ली और तेजाब कांड में जेल में बंद शहाबुद्दीन की मौत हो गई। इसके बाद उनकी पत्नी हिना शहाब ने आरजेडी पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए अलग राह थाम ली। अब जबकि आरजेडी ने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को टिकट दिया है तो बीजेपी हमलावर हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब चुनाव की चाल समझते हैं। आरजेडी ने सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को सिवान के रघुनाथपुर से टिकट दिया और इसको लेकर बीजेपी का आरजेडी पर बड़ा हमला सामने आ गया है। बीजेपी ने सवाल पूछे हैं और बीजेपी का आरजेडी से सबसे बड़ा सवाल है कि शहाबुद्दीन के बेटे को आखिर टिकट क्यों दिया गया और टिकट देकर क्या संदेश देना चाहते हैं लालू प्रसाद। शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देकर बिहार बदलना चाहता है आरजेडी। क्या बिहार में फिर से जंगल राज लाना चाहते हैं लालू प्रसाद? ये तमाम सवाल बीजेपी की तरफ से पूछे गए हैं। अब ये जानना जरूरी है कि आखिर शहाबुद्दीन कौन थे जिसके बेटे को टिकट देने को लेकर बीजेपी ने आरजेडी पर निशाना साधा है। तो चलिए जान लेते हैं शहाबुद्दीन के बारे में। देखिए, शहाबुद्दीन सिवान से सांसद रहे। शहाबुद्दीन बाहुबली नेता माने जाते थे और 90 के दशक में शहाबुद्दीन को आतंक का पर्याय बताया जाता रहा। अपहरण, हत्या और लूट के कई गंभीर आरोप रहे। चंदा बाबू के 2 बेटों को तेजाब से नहलाकर हत्या का आरोप भी था। चंदा बाबू के गवाह बेटे की हत्या भी कोर्ट जाते समय कर दी गई थी। और चुनाव की चाल विस्तार से आपको समझाते हैं। शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट पर बवाल क्यों हो रहा है। देखिए, बीजेपी नेता हमेशा आरजेडी पर जंगल राज का आरोप लगाते रहे हैं और बीजेपी कहती है कि आरजेडी सत्ता में आए तो जंगल राज लौटेगा। शहाबुद्दीन के बेटे को आरजेडी ने टिकट दिया तो बीजेपी हमलावर हो गई। क्या फिर से 90 का जंगल राज लाना चाहता है आरजेडी? ये बीजेपी ने सवाल पूछे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और दूसरी लिस्ट में गायिका मैथिली ठाकुर
और पूर्व आईपीएस ऑफिसर आनंद मिश्रा का भी नाम है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद सियासी समीकरणों को विस्तार से समझाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इसमें 12 सीटों के उम्मीदवार हैं। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में कई चर्चित चेहरे हैं। दरभंगा के अलीनगर से चर्चित गायिका मैथिली ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया है, तो बक्सर सीट से पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, जो कुछ दिनों पहले जनसुराज छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके अलावा हायाघाट से रामचंद्र प्रसाद, मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार, गोपालगंज से सुभाष सिंह, बनियानपुर से केदारनाथ सिंह, छपरा से छोटी कुमारी, सोनपुर से विनय कुमार सिंह, रोसड़ा सुरक्षित सीट से वीरेंद्र कुमार, बाढ़ से सियाराम सिंह, अगियाव सीट से महेश पासवान और शाहपुर से राकेश ओझा को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में सबसे ज्यादा चर्चित चेहरा मैथिली ठाकुर का है। 25 जुलाई 2000 को जन्मी मैथिली ठाकुर मूल रूप से मधुबनी के बेनीपट्टी के उड़ेन गांव की रहने वाली है। दिल्ली के नजफगढ़ में पली बढ़ी मैथिली ठाकुर के पिता रमेश ठाकुर काम के सिलसिले में दिल्ली गए थे। भवन इंटरनेशनल स्कूल से 12वीं तक बेटी की पढ़ाई करवाई और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के आत्माराम कॉलेज से ग्रेजुएशन कराया। मेरे लिए सौभाग्य की बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज। प्रधानमंत्री जी के और हमारे मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मुझे देश की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। मैथिली ठाकुर मिथिला की आन बान और शान है। उन्होंने अपने सुरों से वैश्विक स्तर पर मिथिला की संस्कृति और परंपरा को पहचान दिलाई। वो मैथिली ठाकुर अब ऑफिशियली बिहार की राजनीति में आ चुकी हैं। 12 उम्मीदवारों की बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होने के साथ अपने खाते की 101 सीटों में से 83 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। अब 18 सीटों पर कैंडिडेट के नाम की घोषणा होना बाकी है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब आपके सामने रखते हैं कि बुधवार शाम तक 5 बजे तक किस पार्टी के कितने उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। बीजेपी की सबसे पहले बात करेंगे। देखिए 83 सीटों पर ऐलान हो चुका है। जेडीयू की बात की जाए 57 सीटों पर, हम के 6, एलजेपी आरबी के 15, आरजेडी की अगर हम बात करें तो 57, इसके साथ ही कईयों को सिंबल भी मिला है। सीपीआईएमएल की तरफ से 18, जन सुराज की तरफ से 116। और ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं बुधवार शाम 5 बजे तक की, जहां पर आप देख पाएंगे कि बीजेपी 83, जेडीयू 57, हम 6, एलजेपी आरबी की बात करें 15 और आरजेडी 57 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है। इनमें से कईयों को सिंबल मिला। सीपीआई की बात करें 18, जन सुराज को 116 सीटों पर जन सुराज की तरफ से अब तक नामों का ऐलान हो चुका है। अब इसके पीछे चुनाव की चाल समझ लीजिए। देखिए बीजेपी की पहली लिस्ट में क्या खास बातें रही वो समझिए। सबसे पहले आपके सामने रखने जा रहे हैं। समझने वाली बात यह है कि 8 सिटिंग विधायकों के टिकट काट दिए गए, जबकि 13 नए चेहरों को भी पार्टी ने जगह दी है। और जेडीयू की बात करें तो 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जेडीयू ने जारी कर दी है। सीएम नीतीश ने अपने कोर वोटर कुर्मी कुशवाहा पर एक बार फिर से भरोसा जाहिर किया है। बड़ी रणनीति के तहत जेडीयू ने लगभग 50% सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया है। जेडीयू की पहली लिस्ट में क्या खास समीकरण है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी के बाद जेडीयू ने भी 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट से जेडीयू ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि कोर को इग्नोर नहीं कर सकते। सीएम नीतीश के सबसे भरोसेमंद विजय कुमार चौधरी को सरायरंजन, बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाले मंत्री श्रवण कुमार को नालंदा और पूर्व आईपीएस सुनील कुमार को भोरे से उम्मीदवार बनाया गया है। मंत्री रत्नेश सदा को सोनबरसा, मदन सहनी को बहादुरपुर और महेश्वर हजारी को कल्याणपुर से टिकट दिया गया है। आरजेडी से वापस जेडीयू में लौटे सीएम नीतीश के पुराने साथी अनंत सिंह को मोकामा और श्याम रजक को फुलवारी से उम्मीदवार बनाया गया है। एमएलसी राधा चरण साह को संदेश सीट से टिकट दिया गया है।
हाल ही में आरजेडी से जेडीयू में आए छोटेलाल राय को परसा, एलजेपी से जेडीयू में आए राजकुमार सिंह को मटिहानी से कैंडिडेट बनाया गया है, जबकि बीजेपी की सिटिंग सीट बरौली से मंजीत सिंह को टिकट दिया गया है। पिछले चुनाव में हार के बावजूद जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा को महनार से और राजकुमार राय को हसनपुर से उम्मीदवार बनाया गया है, जिन्हें तेज प्रताप यादव ने हराया था। बक्सर की राजपुर सीट से दोबारा संतोष कुमार निराला को ही हारने के बावजूद टिकट दिया गया, जबकि 3 सिटिंग विधायकों का टिकट काटकर सकरा से आदित्य कुमार, वारिसनगर से डॉक्टर मांजरिक मृणाल और बरबीघा से डॉक्टर कुमार पुष्पंजय पर भरोसा सीएम नीतीश ने जताया है। पहली लिस्ट में 4 महिलाओं का नाम शामिल है। जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह और एलजेपी रामविलास की सांसद वीणा सिंह की बेटी कोमल सिंह को गायघाट, कविता शाह को मधेपुरा और रवीना कुशवाहा को विभूतिपुर सीट से जेडीयू उम्मीदवार बनाया गया है। समस्तीपुर में पिछला चुनाव हारने वाली अश्वमेध देवी पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है। जगदीशपुर सीट से एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा, राजगीर से कौशल किशोर और हिलसा से कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया को दोबारा टिकट दिया गया है, जिन्होंने पिछले चुनाव में महज 12 वोट के अंतर से जीत हासिल की थी। जाति समीकरण और नए चेहरे के जरिए सीएम नीतीश ने बिहार में कुर्सी बरकरार रखने की कोशिश की है। देखना है इस बार कितना सफल हो पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, जेडीयू ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में क्या खास बातें हैं वो अब आपके सामने रखने जा रहे हैं। क्या है खास तो जान लीजिए। नए चेहरे 28 है, जेडीयू की पहली लिस्ट है और इसकी खास बातें आपको बता रहे हैं। मौजूदा विधायकों को भी टिकट दिया गया है, ये भी एक खास बात है। 2020 में हारे उम्मीदवारों को मौका मिला है और नए चेहरों की संख्या हम आपको बता रहे हैं। देखिए, नए चेहरों की संख्या 28 है। मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया है और इनकी संख्या 19 है। इसके अलावा अगर 2020 में हारे हुए उम्मीदवारों की बात की जाए तो 10 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको मौका फिर से दिया गया है कि वो पार्टी की झोली में जीत कर वो सीट दे दे। और महिला उम्मीदवारों की बात करें तो इनकी संख्या 4 है। इसके अलावा देखिए, जो खास बातें हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। मंत्रियों के टिकट भी कटे हैं और इनकी संख्या भी 6 बताई जा रही है। ये पहली लिस्ट है और 57 उम्मीदवारों के इसमें नाम हैं। क्या खास बातें रही वो हम आपके सामने लगातार रख रहे हैं। जेडीयू की लिस्ट में क्या खास और है ये भी समझ लीजिए। देखिए, न्यू फेसेस और जाति फैक्टर पर पार्टी का भरोसा दिखा है। 30 नए चेहरे इसमें शामिल किए गए। इसके अलावा 6 मौजूदा मंत्रियों के टिकट मिलने की खबर है। पहली लिस्ट में 4 महिलाएं भी शामिल हैं और पार्टी की पहली लिस्ट में एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है, जिसको लेकर सवाल भी उठाए गए हैं। लेकिन ये पहली लिस्ट है और माना जा रहा है कि जो आगे लिस्ट आएगी उसमें मुस्लिम उम्मीदवारों को भी मौका मिलेगा। जातीय समीकरण पर पहली लिस्ट में फोकस किया गया है। ये कैसे फोकस किया गया है वो भी देख लीजिए। कुर्मी कुशवाहा जिसके 23 उम्मीदवार हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि अति पिछड़ा जिसके 9 उम्मीदवार हैं। मुस्लिम चेहरे की बात की जाए तो इसमें एक भी नहीं है। अनुसूचित जाति 10 उम्मीदवार शामिल हैं इस लिस्ट में और जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश जेडीयू की तरफ से की गई है। कुर्मी कुशवाहा, मंडल, धानुक और राजपूत के साथ ही भूमिहार पर पार्टी ने भरोसा दिखाया है। ज्यादा भरोसा जो दिखता है वो कोर वोटर पर ही दिखाई दे रहा है। लवकुश समीकरण के जरिए ओबीसी पर खास ध्यान पार्टी ने दिया है। ये एक खास पहलू इसमें दिखाई देता है। देखिए, 57 में से 23 टिकट लवकुश समाज के नेताओं को, अति पिछड़ा समाज के 9 उम्मीदवार हैं। 12 दलित नेताओं को उम्मीदवार बनाया गया है। पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित पर भी पार्टी ने फोकस किया है। ये वर्ग नीतीश कुमार का कोर वोटर माना जाता है और माना जा रहा है कि इसीलिए पहली लिस्ट में अपने कोर वोटर पर ध्यान दिया है पार्टी ने। चलिए आगे बढ़ेंगे, नॉमिनेशन की बात करेंगे क्योंकि बिहार विधानसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया तेज हो चुकी है और आज कई बड़े नेताओं ने नॉमिनेशन फाइल किया। लेकिन उस बीच चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने ऐलान किया कि वो इस बार का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे।
पीके के इस ऐलान पर बिहार में सियासत आई है। बीजेपी ने पीके को चैलेंज किया। प्रशांत किशोर को चुनावी मैदान में उतरने की चुनौती भी दी गई है। ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री को बनने का ख्वाब भी देखते हैं तो लड़िए ना, हिम्मत क्यों नहीं है? प्रशांत किशोर यानी पीके बिहार की राजनीति में रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने मंगलवार को एक ऐसा ऐलान किया जिसने बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर दी। पीके ने ये ऐलान किया कि मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। जनसुराज पार्टी ने ये फैसला किया है। बिहार चुनाव से पीके की दूरी पर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त निशाना साधा है। प्रशांत किशोर की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पीके को चुनाव मैदान में उतरने की चुनौती दे दी है। प्रशांत किशोर चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? हिम्मत नहीं हो रही है क्या? लड़िए, लड़वाएंगे, लड़ते क्यों नहीं है? ये सवाल तो हम उठाएंगे जरूर ना। पीके पर हमलावर बीजेपी तंज कस रही है कि चुनावी रणनीतिकार बिहार को बदलने चले थे, मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन चुनावी मैदान में पीठ दिखाकर भाग रहे हैं। दरअसल चुनाव लड़ने के सवाल पर पीके करगहर को जन्मभूमि और राघोपुर को कर्मभूमि बता रहे थे, लेकिन दोनों ही जगहों से जनसुराज ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान करते वक्त पीके ने भी यही कहा कि पार्टी ने राघोपुर से भी उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। मुझे संगठनात्मक काम पर ध्यान देना चाहिए। जनसुराज अभियान ने ये तय किया है, इसलिए उम्मीदवार के रूप में चुनाव नहीं लड़ूंगा। पीके के पीछे हटने पर बीजेपी निशाना साध रही है। ऐसे में देखना होगा प्रशांत किशोर इस पर क्या पलटवार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।